Good morning, student. In the previous lecture, we have discussed about instantaneous speed, instantaneous velocity, and instantaneous acceleration. क्लास 11th की फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स और पिछले वीडियो में हमने तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण के बारे में बताया था। फार्मूला देख लीजिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फार्मूला था वो था आपका ds/dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फार्मूला था ds/dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फार्मूला था वो था आपका dv/dt, जिसमें हमने ये बताया था ये जो ds और dt हैं ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत छोटी राशि है। आप ऐसा समझिए कि ds की वैल्यू जो है इतनी छोटी है 0.0001 मीटर। टाइम है dt वो भी कुछ इस तरह 0.001 सेकेंड। इस तरह की कैलकुलेशन हम कैसे करें? इतनी छोटी मेजरमेंट सिंपल मैथमेटिक्स से करना पॉसिबल नहीं है। आप समझो कि कैसे आएगी कैलकुलेशन। कोई डिस्टेंस है 5 मीटर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन है 5.001 मीटर। प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति। अब दोनों स्थितियों का अंतर निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगी इतना 0.001 मीटर। प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनसे हम 5 मीटर की डिस्टेंस तो बड़ी आसानी से मेजरमेंट कर लेंगे, पर 5.0005 मीटर की मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल जैसा है। बहुत ही कठिन कार्य है इतनी छोटी माप कर पाना हमारे लिए। जब इतनी छोटी माप हम कर नहीं पाएंगे तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे इसका? और जब हम डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे तो वही प्रॉब्लम हमारे लिए टाइम में भी होगी, और इनका डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम ना तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सकते हैं, ना ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता सकते हैं, और ना ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी सिंपल मैथमेटिकल रूल से इनकी कैलकुलेशन करना बहुत ही कठिन कार्य है। पर फिजिक्स में ये फार्मूले 101% एक्यूरेट माने गए हैं। हम अगर किसी फार्मूले को डिराइव कर रहे हैं मोशन में, कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इन्हीं फार्मूले को अप्लाई करना हम ज़्यादा बेटर समझते हैं, क्योंकि ये फार्मूले 101% इनमें त्रुटि नहीं आती, ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट फार्मूले हैं। पर समस्या इस बात की है कि हम इनकी कैलकुलेशन हम साधारण मैथमेटिक्स से नहीं कर सकते हैं। अब मीटर पैमाने से हम 5 मीटर तो माप सकते हैं, पर 0.0001 मीटर की मेजरमेंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ना होगा जिनसे इनकी कैलकुलेशन हो जाए, इसकी माप कर ले हम। अब सिंपल मैथमेटिक्स अगर काम नहीं आई तो हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, और वो तरीका है कैलकुलस। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनकी मदद से हम इनकी कैलकुलेशन भी कर लेंगे, और हमें इन सब लंबे प्रोसेस से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन या करने के लिए कैलकुलस पढ़ना है, हमको कैलकुलस पढ़ना है तो हमें ये ds/dt का कोई और भी मतलब होता है क्या, ये भी जानना पड़ेगा। या हम कैलकुलस कहते किसको हैं, कैलकुलस में पढ़ते क्या हैं, जो पढ़ते हैं वो क्या है, उसको समझना है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इन्हीं पर थोड़ी चर्चाएं करेंगे। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता किसका है।
तो वो होता है फंक्शन का, जिसको हम कहते हैं हिंदी में फलन। फंक्शन का, फंक्शन क्या है, फलन क्या है, तो ये रिलेशन है। किसका रिलेशन है? टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल, टू वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह की कहानी है। एस है, टी है, ये दो वेरिएबल हैं, पर इसकी कंडीशन है ये दोनों वेरिएबल में एक तो डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, यानी एक तो आपका स्वतंत्र चर होना चाहिए और दूसरा परतंत्र चर होना चाहिए। उन्हीं के बीच का ये रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फलन। दो चर राशियों, मान लेते हैं एक है x, दूसरी है y। दो चर राशियों x और y, जिनमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब x स्वतंत्र चर हो और y परतंत्र चर हो, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही हो। अगर ऐसा हुआ तो इनके बीच ऐसा संबंध, दो चर राशियों x एवं y के बीच, या यदि दो चर राशियां x तथा y एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त हो, तो उस संबंध को, उस फलन को, उस समीकरण को हम फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों। x तथा y के बीच, जिनमें x स्वतंत्र चर हो और y एक परतंत्र चर हो, ये एक दूसरे से किसी विशेष नियम द्वारा इस प्रकार संबंधित हों कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा हो, यानी एक यूनिट वैल्यू प्राप्त हो रही हो और एक फिक्स वैल्यू प्राप्त हो रही हो, तो उस रिलेशन को, उस संबंध को ही हम फंक्शन बोलते हैं। इस पर हम बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो फंक्शन के बाद अब हमको एक और चीज समझनी है, स्लोप। स्लोप, जिसको हम ढाल भी कह सकते हैं या प्रवणता कह सकते हैं। ये प्रवणता क्या है? अगर आपको प्रवणता समझ में आ गई तो अभी हम आपको बताएंगे प्रवणता इसी से रिलेटेड है। ये शायद ds/dt कहीं प्रवणता ही तो नहीं है। जैसे मैंने यहाँ x लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y लिया डिपेंडेंट वेरिएबल, जो y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया y = 4x² - 1। अब निश्चित है यहाँ y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, यानी x की हम वैल्यू चेंज करेंगे तो y भी चेंज हो जाएगा, यानी y स्वतंत्र नहीं है, वो x के अनुसार ही अपनी वैल्यू निर्धारित कर सकता है। अब या और सिंपल अगर हमें ग्राफ बनाना है तो इसकी पावर भी हटा दे रहे हैं, लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा तो ग्राफ मान लेते हैं, कोई ग्राफ है, जब नहीं इसी का ग्राफ है, हमने एक ग्राफ बना दिया, ये y और ये x। ठीक, हमें समझना है स्लोप क्या है। स्लोप, इस इक्वेशन को छोड़िए, ग्राफ को देखिए, ये x है और ये y। x और y के बीच कोई रिलेशन रहा होगा और उसका ये ग्राफ खींचा गया है, ये उसका ग्राफ है।
इस ग्राफ का हमें स्लोप बताना है, ढाल। तो जो ढाल होती है उसका जो स्लोप है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला होता है tan थीटा। ये थीटा क्या है? इसका जो ग्राफ है एक्स वाई के बीच जो ग्राफ है, वो ग्राफ एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा होगा, वो एंगल पता हो जाएगा तो हम इसकी स्लोप बता देंगे। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं एंगल बोल दिया 45 डिग्री, एंगल बोल दिया कितना 45, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी इसकी जो प्रवणता है, इसकी जो स्लोप है वो 1 है। अब ये जो स्लोप है ये चेंज भी हो सकती है, हर पॉइंट पर जरूरी नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए इसका हर पॉइंट पर स्लोप सेम है। अगर ये ग्राफ इस तरह होता ऐसे, तो यहाँ एंगल कुछ और आएगा, यहाँ पर एंगल कुछ और आएगा, यहाँ एंगल ये होगा, यहाँ एंगल ये θ1 θ2, ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2 का है। अब यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 45, तो अगर हम यहाँ एंगल को पता करें तो यहाँ भी 45 ही होगा, ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2। हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि पॉइंट 1 पर और पॉइंट 2 पर स्लोप या इसकी प्रवणता जो है सेम है, क्योंकि थीटा सेम है। पर यहाँ प्रवणता सेम नहीं होगी, यहाँ की स्लोप कुछ अलग होगी और यहाँ की स्लोप अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि एंगल अलग अलग है। तो अब हम इस प्रवणता को कैलकुलेट कैसे करें, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। जैसे मैंने दो पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए बी, मान लेते हैं ये जो ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, ठीक है। ये हाइट, सॉरी ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है। तो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं b, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये होगा x2, y2, तो ये वाली हाइट हो जाएगी y2 और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x2। हमको पता करना है पॉइंट ए पर इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी प्रवणता क्या होगी या इसका ढाल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पर ये पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एंगल तो होना चाहिए एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन पर, एक्स अक्ष हम उसके पैरेलल भी कोई लाइन बना लें तो जो एंगल यहाँ बनाएगा वही एंगल यहाँ भी बनाएगा। तो ये हो गया थीटा। अब ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका अगर हमें बेस पता हो जाए, चलो यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं सी, अगर इसका हमें बेस पता हो जाए और परपेंडिकुलर पता हो जाए तो हम यहाँ पर इसकी स्लोप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस AC है, AC ये आएगी कैसे, x2 माइनस x1 से आएगी, x2 माइनस x1। पहले हम यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस लेंगे, फिर इतना माइनस कर देंगे तो ये बीच वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ये इसके पैरेलल है, आयत की आमने सामने भुजाएं हैं तो जितनी भी डिस्टेंस वही ये भी होगी। इसी तरह आप इसका परपेंडिकुलर निकालिए BC, तो BC कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट y2 है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट y1 है, ये देखिए y1 है, तो y2 माइनस y1 हो गया आपका, ठीक है। तो अब आपको निकालना है इसकी स्लोप, फार्मूला हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का लंब बटे आधार अगर आपका ये फार्मूला है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है BC और इसका बेस क्या है AC। आप BC और AC दोनों की वैल्यू पहले से निकाल कर रखे हो, y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1। तो ये आ गया स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको याद हो क्लास 10th मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे प्रवणता, अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक x1 कामा y1 x2 कामा y2 हो तो उनसे होकर गुजरने वाली रेखा की जो प्रवणता होगी उसका ये फार्मूला है। वही कंडीशन है सेम। ये दो बिंदु हैं ए और बी, ए का निर्देशांक x1 कामा y1, बी का निर्देशांक x2 कामा y2, और ये लाइन जो है इन्हीं दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है, तो इसकी प्रवणता, इसकी स्लोप या इसकी ढाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। यह क्लास 10 में पढ़े थे। तो ये प्रवणता का फार्मूला बना है आपका। अब आप देखो इसमें ये y2 माइनस y1 क्या है, एक स्थिति है, डिस्टेंस है, x अक्ष से। y2 क्या है, ये x अक्ष से ही दूसरी पोजीशन है, यानी दो स्थितियों का अंतर है, तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा y। और ये भी y अक्ष से स्थितियों का अंतर है, y अक्ष से ये दूसरी स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा x। अब अगर यही ग्राफ इसमें हम लगाते हैं या इसी ग्राफ में ए और बी बहुत पास होते, एक दूसरे के बहुत पास होते, वो कब, इसमें हमको करना ही पड़ेगा। अगर ये ग्राफ इसमें देख लेते हैं, ये ग्राफ अगर आपका ऐसे होता है और यहाँ पॉइंट 1 ले लेते हैं ए और यहाँ पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक। तो हम इस तरह ये परपेंडिकुलर लाइन बना करके ये आपको हम बना देते हैं, यहाँ पर क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1 कामा y1 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 कामा y2। अब ये वाली हाइट, इतनी हाइट उसी की तरह x2 माइनस x1 होती, और ये वाली हाइट y2 माइनस y1। यहाँ आप tan थीटा अगर निकालते, स्लोप tan थीटा निकालते, ये एंगल अगर आप मान लेते थीटा, तो परपेंडिकुलर बेसी अपॉन बेस AC, पर ऐसा कर नहीं सकते, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं लगा सकते, जबकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पर ये राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस तो नहीं है। पर ये फार्मूला जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम पढ़ते हैं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। समकोण त्रिभुज होगा तभी हम लगा सकते हैं लंब बटे आधार, यहाँ तो समकोण त्रिभुज ही नहीं है। तो समकोण त्रिभुज अगर ये होता तो इसकी ये साइड एकदम सीधी होती है ऐसे, परंतु ये तो एक कर्व है, ऐसे जा रहा है। अगर ऐसा ट्रायंगल होता तो हम लगा सकते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये अगर हम यहाँ बनाते इसका कर्व, तो ये इस कर्व को दो पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, न कि इस कर्व पर है, इस वक्र पर नहीं। यहाँ इसका कर्व जो है इस वक्र पर ही है, और यहाँ वक्र को दो पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं। इसलिए हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली थ्योरी यहाँ नहीं लगा सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर कैसे हम इस पॉइंट पर हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आपको मेथड बताते हैं। ये एक ग्राफ है, मान लेते हैं y x y के बीच का एक ग्राफ है। अगर ये पॉइंट A पॉइंट B के बहुत पास होता, कोऑर्डिनेट वही x1 कामा y1 x2 कामा y2, अगर ये बहुत पास होते, आप एक थ्योरी पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, कोई वक्र है, कोई वक्राकार रेखा है, इस पर अगर दो पॉइंट दूर दूर हैं तो वो उनके बीच की जो वक्र है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी फिर। लेकिन अगर दो पॉइंट बहुत पास पास, ये एक वक्र है और इसमें दो पॉइंट बहुत पास पास हैं, तो इनके बीच की जो रेखा है वो स्ट्रेट लाइन होगी अगर बहुत पास पास है।
तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाता तो हम उसको हाइपोटेन्यूस मान लेते और तब वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता और हमारा ये थ्योरी काम हो जाता। तो वही यहाँ करेंगे, बहुत पास पास लेंगे, इतने पास इनके बीच की डिस्टेंस अत्यंत सूक्ष्म हो तो जो ट्रायंगल हम बनाएंगे वो इतना छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर होगा C, ठीक। बाकी ये भी डिस्टेंस आपकी x2 कामा x1 होगी और ये वाली डिस्टेंस y2 कामा सॉरी y2 माइनस y1 होगी। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा हम मॉडिफाई कर दें, बड़ा कर दें इसको, तो ये कुछ इस तरह बना है ऐसे। ये है x2 कामा x1, ये है y2 कामा सॉरी y2 माइनस y1। यहाँ है a, यहाँ है b और यहाँ है c। मैं इतना बड़ा करके बनाया हूँ पर ये a और b बहुत पास है, बहुत छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। अब इस ट्रायंगल में तो आप लगा सकते हैं स्लोप, इसकी स्लोप आप निकाल सकते हैं। स्लोप tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा हो, tan थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर वही आपका y2 माइनस y1 और बेस x2 माइनस x1। अब समझो यहाँ पर x2 x1 बहुत पास पास है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज, एकदम पास पास सटे हुए हैं, पर इनके बीच की डिस्टेंस कुछ न कुछ है, पर वो डिस्टेंस जीरो की ओर टेंस कर रही है, यानी x2 माइनस x1 टेंस कर रहा है जीरो की ओर, बहुत पास पास है। तो जब कोई डिफरेंस, कोई क्वांटिटी बहुत छोटी होती है तो उसको हम डेल्टा नहीं बल्कि dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे dy, y2 माइनस y1। अगर ये डिफरेंस बहुत छोटी राशि आती है तो उसको हम dy लिखेंगे। अगर ये भी डिस्टेंस बहुत छोटी तो इसको हम लिखेंगे dx। अब देखिए आप ये dy बटे dx, ये क्या ds बटे dt से मिलता जुलता है? यस, कई वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। अगर y आपका डिस्टेंस हो और x टाइम हो तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है तो ये स्लोप, ये क्या है? स्लोप। पर इसे आप कहेंगे क्या? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर dy बाई dx। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसी में ये होता रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, तो उसको हम क्या लिखते हैं? तो इसे आप क्या लिखते हैं? ds अपॉन dt। जैसे आप इसे क्या लिख रहे हैं? dy अपॉन dx, ये बन जाता है ds अपॉन dt। अगर यही आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको आप लिखते हैं dv अपॉन dt। ये बन जाता है आपका एक्सेलरेशन और ये क्या है? आपका वेलोसिटी। यानी ये जो स्लोप होगा ये किसी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर है। यानी स्लोप से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमको स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के लिए हम पढ़ेंगे कैलकुलस। ये dy बाई dx या ds बाई dt या dv बाई dt, इन सब की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें बिना डिफरेंस निकाले? कोई ऐसा हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हो कि डायरेक्ट इसी की वैल्यू दे दें, डायरेक्ट हमको dy बाई dx की वैल्यू दे दे, तो ना तो हमको y में डिफरेंस निकालना पड़ेगा और ना ही x में वैल्यू निकालना पड़ेगा।
एक्स में डिफरेंस निकालना पड़े और ना ही इनका रेशियो हमको निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हमको dy बाई dx की वैल्यू पता हो जाए। तो इस मैथमेटिकल टूल्स को डेवलप किया न्यूटन साहब ने, जिसको हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं। और उसमें हम दो तरह के टूल्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझाने के लिए किया। अभी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किए नहीं। जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो इसे आप नोट करके अपना खुद का नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए।